Hello everyone. Today I am going to discuss about some another theories of मैक्स वेबर, क्योंकि हम लोग मैक्स वेबर को कवर कर रहे थे जिसमें हमने कुछ पार्ट को कवर किया था और हमारा लेक्चर बहुत लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने कुछ पार्ट को रिमेन रख दिया था, तो उनको हम कवर कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें हमने पहला मेंशन किया है अथॉरिटी एंड डोमिनेशन। बाकी चीज़ों को हम कवर कर चुके थे जिसमें था वर्स्चेहन, सोशल एक्शन और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो। तो अब हम इस पे बात करते हैं। जब हम अथॉरिटी या डोमिनेशन की बात करते हैं तो उसके पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब हम डोमिनेशन या अथॉरिटी की बात करेंगे तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। जब हमें पता होगा कि पावर क्या है तभी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम पावर की बात करें, अगर हम जानना चाहें कि शक्ति क्या होता है तो हमें शक्ति सबसे पहले जानना होगा कि क्या होता है। तो जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में हम देखते हैं कि शक्ति क्या होता है, और कुछ ही लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अपना काम किसी से करा सकते हैं, या उन्होंने जो सोचा कि मेरा ये काम होना चाहिए तो उनके पास कुछ लीगैलिटी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तभी तो हम किसी का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, अगर आपसे कोई काम कहता है कि ये मेरा काम कर दो तो आपका तो ऐसे मन नहीं होता है कि हम उसका काम करें। या आप अपने ऑफिस को देखें तो आपका जो बॉस है या जो भी आपके ऊपर कोई कर्मचारी हैं वो आपसे कहते हैं मेरा ये काम कर दो, तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनके पास ऐसी पावर है कि आपको मानना पड़ता है। तो इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि आप किस पावर का मतलब क्या होता है। तो इसका सीधा मतलब होता है जो इच्छा होती है, विल होती है, वो किसी पे थोपना, मतलब अपनी इच्छा जब आप किसी पे थोपते हैं तब उसको हम कहते हैं शक्ति। भाई हम आपसे कह रहे हैं हमारा ये काम करो, तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा इसका मतलब है हम अपनी इच्छा आप पर थोप रहे हैं। लेकिन कैसे थोप रहे हैं? तब होगी पावर जब दूसरे की इच्छा के बिना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने अपनी इच्छा को थोप दिया आप पे कि ये काम करके दो, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी इच्छा है उसकी कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा को थोपा है आपके ऊपर। तो जब हम अपनी इच्छा को आपके द्वारा कंप्लीट पूरा करा लेते हैं और आपकी इच्छा के बिना, तो उसे हम कहते हैं शक्ति, वो होती है पावर। और आप डेली लाइफ में किसी को एग्जांपल रख के देख सकते हैं कि कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आती होगी जब आपका मन नहीं होता होगा लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप जिसका भी काम कर रहे हैं उसके पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो अपनी इच्छा आपकी इच्छा के बावजूद भी पूरी करा लेता है। तो सिंपल क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आप किसी को बताएंगे व्हाट इज़ पावर या फिर व्हाट इज़ शक्ति, किसी के अकॉर्डिंग शक्ति क्या है, तो आपको ये दो बातें ज़रूर कहना होगा। वो कौन सी बातें हैं? एक तो इच्छा को थोपना, और दूसरी किस पर्सपेक्टिव में? दूसरे की इच्छा के बिना, उसके सामने वाले की इच्छा के बिना जब हम अपनी इच्छा को थोपेंगे तो वो हो जाएगी शक्ति। इसमें एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट जो वेबर ने कही है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वेबर ने क्या कहा? ये जो दूसरे की इच्छा के बिना आप इसको थोप रहे हैं, इसमें जो उसकी मात्रा है, वो जो काम करने की जो इच्छा की मात्रा है या शक्ति की जो मात्रा है, वो इसके अकॉर्डिंग घट या बढ़ नहीं सकती। ये मैंने क्यों लिखा? ये वेबर के अकॉर्डिंग, वेबर ये कहते हैं कि जो शक्ति है उसमें जो दूसरे की मात्रा होगी, शक्ति की जो मात्रा होगी वो घट या बढ़ नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्यों लिखा? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक गिलास पानी दे दो, लेकिन आपका मन नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम इनका काम ना करें, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार ये जो हमने आपसे एक गिलास पानी मांगा है वो घट या बढ़ नहीं सकता कि कोई बात नहीं आपका मन नहीं है तो आप मुझे आधा ग्लास दे दो, या आप कह दो कि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है, हम आपसे कह रहे हैं कि ये काम करना है, तो आपकी इच्छा के बिना या आपकी इच्छा के अनुसार ये घट या बढ़ नहीं सकती। तो इसको इन्होंने क्या कहा है? ये जो घट या बढ़ नहीं सकती, इसको वेबर एक कॉन्सेप्ट के रूप में बताते हैं और उसको कहते हैं शक्ति के
परिमाण की धारणा, मतलब उसमें शक्ति के पास एक परिमाण की धारणा होती है कि वो घट नहीं या बढ़ नहीं सकती, और इसी को वो कहते हैं, जो ये शक्ति है उसमें वो कहते हैं जीरो सम कांस्टेंट पावर। तो शक्ति को जीरो सम कांस्टेंट पावर के रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसके पीछे इतनी कहानी बताई ताकि आपको ये जीरो सम कांस्टेंट पावर जो है वो रट पाए। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाता है कि किसने शक्ति को जीरो सम कांस्टेंट पावर कहा है, तो वो कहते हैं वेबर। और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम आरपीएससी या एमपीएससी में किसी में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी की जगह जो पार्सन्स हैं वो जीरो की जगह बोलते हैं वेरिएबल सम कांस्टेंट पावर। तो वो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि वो पार्सन्स कहते हैं। एक्स्ट्रा आंसर के लिए आपको मैंने बताया कि अगर पार्सन्स होंगे तो ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा, वेरिएबल। और वेबर किसकी बात करते हैं, ज़ीरो की। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया कि अगर इस तरह से कुछ आता है तो कंफ्यूज मत होना। तो इनका वेबर का मानना है कि जो शक्ति है उसमें जो चेंज है वो मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल सम कांस्टेंट पावर के आधार पे पार्सन्स कहते हैं कि उसमें चेंज हो सकता है, वो चेंजेबल होती है, तो इसलिए वो वेरिएबल की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा बता दिया है, आपको इस पे ध्यान नहीं लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप अभी इस पे फोकस करिए, और फिर मैं जब वो पढ़ाऊँगी पार्सन्स तब उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आपको पावर समझ में आएगी, शक्ति समझ में आएगी, तभी आप अथॉरिटी या डोमिनेशन को अच्छे से समझेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे समझा कि जो शक्ति होती है वो क्या होती है, आप सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये तो हम नॉर्मल शक्ति की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति होने के नाते हर व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अपनी इच्छा को बलपूर्वक किसी भी इंसान से डेली लाइफ में मनवा सकता है। और कई बार हम लोग डर में आके किसी व्यक्ति का काम करते हैं, या फिर अपनी इच्छा किसी की भी खुद की इच्छा नहीं होती है एक्चुअल में कि हम किसी और का काम करें। आप डेली लाइफ में भी देखेंगे तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई हमसे काम कहे कि हमारा काम कर दो। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता। हर व्यक्ति को दूसरे का काम करना पड़ता है, और उसके पास कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि वो काम करता है। वो कौन सी मजबूरी होती हैं, क्योंकि जो शक्ति की मात्रा है वो घट या बढ़ नहीं सकती। अगर उसने कह दिया तो हमें उसे फॉलो ही करना पड़ेगा, और इसको वेबर कहते हैं कि ये जीरो सम कांस्टेंट पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जब इसी शक्ति को, ये जो शक्ति की बात हम कर रहे थे, इसी शक्ति को जब क्या मिल जाता है, एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, लेजिटिमेट पावर हो जाती है, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाती है अथॉरिटी या डोमिनेशन में। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड में बताया कि जब लेजिटिमेट हो जाएगी तो वो क्या होगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी या डोमिनेशन क्या है, उसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक फॉर्मूला है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इज़ इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, पावर, ये जिसकी मैंने अभी बात की, प्लस इसके साथ आएगी आपकी लेजिटिमेसी या लेजिटिमेट भी उसको कह सकते हैं, वो आएगी। और ये जब ये दोनों ही जब मिल जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, वो अथॉरिटी या डोमिनेशन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अथॉरिटी या डोमिनेशन है उसमें दो चीज़ें आएंगी, पावर प्लस लेजिटिमेसी, या उसको लेजिटिमेट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो अथॉरिटी या डोमिनेशन होगा वो क्या होगा, लेजिटिमेट पावर होगा। इसका सीधा मतलब है
कि अथॉरिटी या डोमिनेशन की जब बात हम करेंगे तो वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है, वो कोई एक घर का आपका जो एक गिलास पानी मैंने बताया था वो नहीं है। यहाँ पे उससे बहुत ही डिफरेंट बात होगी। यहाँ पे जो भी पावर की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, वो लेजिटिमेट शक्ति की बात हो रही है, जो वैध रूप से किसी को शक्ति मिली है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अथॉरिटी या डोमिनेशन क्या होता है। ये दोनों ही एक ही हैं, कहीं कहीं अथॉरिटी बोला है, कहीं कहीं डोमिनेशन बोला है। फिलहाल हम इसको एक सत्ता के रूप में समझते हैं कि वेबर के अकॉर्डिंग सत्ता क्या है। तो सत्ता वही है जब किसी भी शक्ति को, ये वाली जो शक्ति थी उसको ऐसा वैध रूप मिल जाता है, इस शक्ति को वैध रूप मिल जाता है और वो वैध रूप समाज के द्वारा स्वीकार होता है। उसको समाज के द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तब उसे हम कहते हैं कि ये जो शक्ति थी इसको लेजिटिमेट पावर मिल गया है, अथॉरिटी मिल गई है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब हम अथॉरिटी या डोमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें एक तरफ वो होता है आपका जिसको हम कह सकते हैं, एक तरफ मालिक होगा और दूसरी तरफ दास होगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बताने का कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ जब भी डोमिनेशन या अथॉरिटी की बात होगी तो उसमें एक ऑर्डर देने वाला होगा और एक उसको मानने वाला होगा, और तभी वो लीगल अथॉरिटी होगी। क्योंकि इसमें जो मालिक होगा वो अपने दास को क्या करेगा, एक मतलब सेवा कराने का ऑर्डर देने वाला होगा और एक सेवा को मानने वाला, एक उसके अधीन होगा। तो ये दो चीज़ें होंगी, तब आप इसको अथॉरिटी को समझ पाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि लेजिटिमेसी तब होगी जब उसमें किसी भी सरकार के द्वारा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कोई रूल्स होंगे, नियम होंगे, कानून होंगे, और तभी तो तभी जो वो शक्ति होगी वो एक वैध रूप स्वीकार करेगी। जब उसमें कोई नियम, कानून, संविधान के द्वारा बात कही गई होगी तभी उसको सोसाइटी स्वीकार करेगी, ना कि वो घर पे कही जाने वाली बातों को एक्सेप्ट करेगी। तो आपको ये समझ में आ गया, जब किसी पावर को समाज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, किस रूप में, वैध रूप में, जब उसे लेजिटिमेसी मिल जाती है, लीगेसी मिल जाती है, तब वहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी हो जाती है। सत्ता जब वैध रूप में तभी स्वीकार करी जाएगी जब उसमें लेजिटिमेट पावर होगी। वो जो पावर थी वो जब लेजिटिमेट हो जाएगी, वैध रूप में हो जाएगी, तब वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी एज अ अथॉरिटी और डोमिनेशन। तो क्लियर हो गया डोमिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि जो मैक्स वेबर हैं वो, अभी मैं इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूं कि जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप मेरी बात को क्यों मानेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई लीगैलिटी नहीं है कि आप मेरी बात को माने कि मैंने कहा है तो आपको बताना है। लेकिन जब यही बात मैं आपके पास, आपके सामने इसी बात को क्लास में कहूँगी या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कहूँगी, जो मुझे अथॉरिटी देगा, जहाँ मुझे लीगैलिटी मिली होगी कि स्टैंड अप और मुझे बताइए कि आपको समझ में आए या कोई क्वेरी है, तो आप नहीं मना कर पाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे लेजिटिमेट पावर मिली होगी, मेरी जो पावर होगी उसको वैध रूप मिला होगा, मुझे पूछने का अधिकार होगा और आपको बताने का भी अधिकार होगा। तो वहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक मालिक एक दास हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दास ही होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। जब आपके ऊपर एक कोई होगा और आप दो लोग होंगे और वहाँ पे जब पावर को हमारी लेजिटिमेसी मिल जाएगी तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। अब वेबर ने क्या किया है, जो अथॉरिटी या डोमिनेशन था उसके तीन रूप बताए हैं। कितने? तीन रूप बताए हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। तो तुम्हें पहला कौन सा है, रैशनल या लीगल, और दूसरा कौन सा है, ट्रेडिशनल, और तीसरा कौन सा है, करिस्मेटिक। करिस्मेटिक है
जिसको रैशनल या लीगल को बोलेंगे तार्किक, और इसको ट्रेडिशनल को बोलेंगे परंपरागत, और इसको बोलेंगे चमत्कारिक। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं, सबको है पता होगा। लेकिन इसका जो सीक्वेंस पूछता है वो कभी कभी इधर से भी पूछ लेता है, कैरिस्मेटिक, ट्रेडिशनल और रैशनल, लीगल, और कभी कभी इधर से भी पूछ लेता है। तो आपको जब भी किसी भी चीज़ के सीक्वेंस को याद करना है तो ऐसे आपको याद करना है कि ये था, अगर इधर से पूछेगा तो आप उधर से भी लगा लें। पहली चीज़ तो ये हो गई। जब हम रैशनल या लीगल की बात करते हैं तो हमने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल है। जब हमारे पास ऐसी पावर होगी जिसको समाज वैधता दे रहा होगा। समाज वैधता का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही किसी ने समाज में कह दिया हाँ ये एक्सेप्टेबल है तो ठीक है। जब हमें नियम कानून के आधार पे किसी चीज़ की जब वैलिडिटी मिली होगी, वैधता होगी, तो उसे हम तार्किक सत्ता में रखेंगे। इसको हम रैशनल, लीगल अथॉरिटी या डोमिनेशन, दोनों में से, या फिर पावर भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें नियम होंगे, नियम पे आधारित व्यवस्था होगी, और उसके आधार पे ही हमारी जो पावर होगी वो लेजिटिमेट होगी। इसमें जो वेबर ने एग्जाम्पल दिया है वो आपको याद करना है। वो उन्होंने दिया है ब्यूरोक्रेसी का, और उन्होंने कहा ये जो नौकरशाही है वो क्या है, एक रैशनल या लीगल अथॉरिटी है। क्योंकि नौकरशाही जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी इसके बाद, तब बताएंगे नौकरशाही क्या होता है। फिलहाल आप इतना जान लें, किसी कार्यालय का एक शासन होता है, और कार्यालय क्या, आप जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अपने कार्यालय या अपने इंस्टीट्यूशन में होंगे तब मुझे अथॉरिटी मिली होगी। तो उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तार्किक सत्ता जो है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और उन्होंने उसको ब्यूरोक्रेसी को इसके अंतर्गत रखा है। तो अगर पूछेगा कि मैक्स वेबर जो हैं वो रैशनल अथॉरिटी में किसको रखते हैं या लीगल अथॉरिटी में, तो वो ब्यूरोक्रेसी को रखते हैं, और कहते हैं एक्चुअल में जो ब्यूरोक्रेसी है वही रैशनल लीगल अथॉरिटी है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो भी आपका ऑफिस होगा उसमें क्या होंगे, नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, उन्हीं के आधार पे आपको हायरार्की मिली होगी, ऊपर नीचे का संस्करण होगा जो मैंने यहाँ पे बताया था। इसमें मालिक होगा, दास होगा, तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी, और इसी के आधार पे आप इनकी बात मानेंगे। क्योंकि किसी भी कार्यालय में आपको बात माननी होगी, और इसमें हायरार्की भी पाई जाएगी, ऊपर नीचे का संस्करण होगा, नियम कानून पे होंगे, कोई भी नोटिस आएगी तो ऐसे नहीं माना जाएगा, जो रूल्स कहेंगे वही फॉलो करेंगे आप। तो इस तरह से जो आपके पास जब ऐसी सत्ता प्राप्त होगी तो उसे हम कहेंगे रैशनल या लीगल अथॉरिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी ट्रेडिशनल अथॉरिटी की तरफ। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है कि ऐसे कोई नियम कानून जैसा तो नहीं है कि ये नोटिस मिल गई आपको ये काम करना है, जैसे इसमें रैशनल लीगल में मिलता है कि एक लेटर हेड पे एक नोटिस आई और ये कहा गया कि कल सभी की हॉलीडे रहेगी, तो हमने वो सारी बात मान ली कि भाई कल हॉलीडे है, क्योंकि ये जो रिटन लॉज पे आधारित है, तो ये लिखित कानून पे आधारित होता है। इसमें वर्बल की कोई वैल्यू नहीं है कि मौखिक रूप से कह दिया कल छुट्टी है तो कार्यालय बंद हो गया, ऐसा नहीं है। आप मौखिक रूप से भले ना बोलो, लेकिन लेटर हेड पे ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो नौकरशाही होती है वो लिखित नियम पर आधारित होती है। ये जो मैंने बताए थे नियम, वो रिटन लॉज पे आधारित होती है। ये जो इसके जो कानून होते हैं वो लिखित होने चाहिए, ना कि वर्बल होना चाहिए कि हमने कह दिया तो हो गया। तो क्या छुट्टी आप ऐसे मानेंगे कि हमने कह दिया है? नहीं मानेंगे ना। तो कब मानेंगे? जब हम आपको लेटर हेड पे दिखाएंगे कि देखो ये ऑर्डर आया है और ऐसा है, तो ये रैशनल अथॉरिटी हो गई। नेक्स्ट हम जब ट्रेडिशनल की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें लॉज ऐसे नहीं होते हैं, वहाँ पे बात की बहुत वैल्यू होती है, जो कह दिया वही वैल्यू होती है, उसके लिए कोई भी रिटर्न लिखने की नीड नहीं होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल का फादर या पिता।
तो पिता के बेस पे हम क्या बताना चाहते हैं, जैसे हर फैमिली में हमारे जो फादर होते हैं उनको ऐसी अथॉरिटी मिली होती है, परंपरागत रूप से ही मिली होती है। आपने हर परिवार में देखा होगा जो पिता का रूप होता है वो सबसे ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है? ऐसा तो नहीं, कोई भी ऊपर हो सकता है। मान लीजिए उनका बेटा है, उसकी उससे अपने पापा से उनकी अच्छी जॉब लग गई तो उनका स्टेटस ऊपर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परंपरागत रूप से पिता को एक वैधानिक रूप की तरह ही इसको पहले से ही इनके स्टेटस को एक रूप प्राप्त होता है परंपरागत आधार पे, और वो हमको बनाए रखना होता है। तो ट्रेडिशनली रूप से हम उसको फॉलो करते चलते हैं कि ऐसा परंपरा में होता आया है, तो हम पिता को एक जो हायर स्टेटस है वो देंगे। तो समझ में आ गया ट्रेडिशनल में क्या होता है, परंपरागत रूप से पर आधारित ये सत्ता होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब करिश्मेटिक की, चमत्कारिक की, तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें नेतृत्व की क्वालिटी होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को करिश्मेटिक सत्ता प्राप्त होगी उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक नेतृत्व की क्वालिटी होनी चाहिए, होती है तभी उसे ये सत्ता प्राप्त होती है। और ये एक विशेष परिस्थिति में या फिर कठिनाई की परिस्थिति में बाहर निकल के आती है, तब पता चलती है कि अच्छा इनके में तो एक चमत्कारी शक्ति मौजूद थी, इन्होंने तो बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो वो जो करिश्मेटिक सत्ता होती है, जो चमत्कारिक शक्ति होती है, वो हर व्यक्ति के पास नहीं होती है, वो कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होती है, वो यूनिक होते हैं। जैसे सुई जनरस की बात करते हैं दुर्खाइम, तो वही कुछ इसमें भी यूनिकनेस होती है और वो कुछ ही लोगों को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल में हम रख सकते हैं, जैसे कि कोई जादूगर हो गया, उसके पास एक यूनिक शक्ति है, वो अपनी कला दिखा रहा है, या फिर कोई चिकित्सक डॉक्टर हो गया तो उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि भाई उसने पेशेंट को ठीक कर दिया। तो ये कुछ लोगों में क्वालिटीज़ होती हैं। और जैसे कि गांधी जी थे तो उस टाइम पे उन्होंने पूरे समाज को कंट्रोल करके एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी। तो कुछ लोगों में ये क्वालिटीज़ होती हैं जिसके आधार पे हम समझते हैं कि हाँ उनके पास ऐसी पावर है कि हम उनकी बात को माने और सोसाइटी में वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की सत्ता के टाइप जो थे वो इन्होंने बताए थे, वेबर ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो आजकल के एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और इतना ज़्यादा हाई हो गए हैं कि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें ये भी पढ़ना है कि इसकी क्रिटिक किसने की। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में अभी जो आपने देखा होगा आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो बेस्ड थे क्रिटिक पे कि किसने इनको ये कहा, किसने इनको वो कहा। क्योंकि नॉर्मली जो थ्योरीज आती थी वो तो बहुत, सिलेबस तो सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन हर बार तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते, तो उनको कुछ नया बनाना होता है। इसलिए वो पेपर को डिफ़िकल्ट करने के लिए वो ये पूछने लगे हैं कि इनकी क्रिटिक किसने की। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया अभी अथॉरिटी डोमिनेशन, उसकी क्रिटिक कौन करता है? वेबर के जो अथॉरिटी थी उसकी क्रिटिक करते हैं हेबर मास। तो एक तो आपको ये याद करना है कि हेबर मास ने इनकी क्रिटिक की। हो सकता है यही पूछ ले कौन इनका आलोचक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा हेबर मास। उन्होंने किस बेस पे क्रिटिक किया है? तो उन्होंने इनका ये जो सिद्धांत था अथॉरिटी और डोमिनेशन का, लेजिटिमेसी की जो बात कर रहे थे, उसी आधार पे इन्होंने इसकी क्रिटिक की। और इन्होंने कहा कि जो वेबर हैं उन्होंने लीगेसी और लेजिटिमेसी, ये जो लीगेसी और लेजिटिमेसी है उसमें इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं बताया। ये कहते हैं कि जो वेबर थे उन्होंने इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया कि क्या लीगेसी है क्या लेजिटिमेसी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया। तो इस आधार पर जो हेबर मास हैं वो क्रिटिक करते हैं किसका? मैक्स वेबर का। तो उन्होंने ये क्रिटिक की है, अगर पूछ लेगा और किस आधार पे, तो आपको इतना अगर याद रहेगा कि हाँ अथॉरिटी जो थी, सत्ता जो थी, उसके आधार पे क्रिटिक करते हैं उसमें कुछ, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिलहाल जो मैंने आपको बताया जीरो सम कॉन्स्टेंट पावर, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अथॉरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, पावर का मीनिंग। दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो पावर वो है जो
जो दूसरे की इच्छा के बिना अपनी इच्छा की पूर्ति करवाने की प्रभुत्व रखता है या प्रभाव होता है, या उसके पास ऐसी शक्ति मौजूद होती है कि सामने वाले की इच्छा के बिना अपनी इच्छा की पूर्ति करवा ले या अपनी इच्छा को उस पर थोप दे। और जब किसी भी शक्ति को एक वैध रूप मिल जाएगा या लेजिटिमेसी मिल जाएगी या लेजिटिमेट पावर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डोमिनेशन या फिर अथॉरिटी। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपको अथॉरिटी डोमिनेशन समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चला होगा, और इसके टाइप्स तो मैंने बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है हमारा ब्यूरोक्रेसी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात। सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो आप कोशिश करिए पहले फाइंड आउट करिए उसकी पहले बात किसने की है और इसका फादर कौन है। इस तरह से आप कुछ एक दो क्वेश्चन तो अपने दिमाग में बिठा के चलिए, और अगर आप कहीं भी इसको बताना चाहते हैं तो अगर इस तरह से बताएंगे तो डेफिनेटली आपको बाकी के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर आप किसी को ओरली बता रहे हो। तो जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी जो पहली बात की वो किसने की, वो तो की है डी गोर्ने ने। ठीक है, डी गोर्ने ने सबसे पहली बात की है। उसके बाद जो समाजशास्त्र में जो बात की है सबसे पहले, वो किसने की है, वेबर ने। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं डी गोर्ने भी लिखा होता है और कहीं कहीं डी गोर्न भी होता है, दोनों ही इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, समाजशास्त्र में अगर ब्यूरोक्रेसी का यूज़ होगा पहले तो किसने किया, वेबर ने, और वैसे सबसे पहले बात किसने की, डी गोर्न ने। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है। तो वैसे तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ब्यूरो है, दूसरा है क्रेसी। तो अगर हम ब्यूरो का मतलब देखें क्या है, तो वो है कार्यालय, ऑफिस, और क्रेसी का मतलब है शासन। तो अगर हम ऐसे देखें कि ये ब्यूरोक्रेसी क्या हुई, तो किसी कार्यालय का हो गया शासन, किसी कार्यालय का शासन हो गया ब्यूरोक्रेसी। अगर हमको एक शब्द में समझना या समझाना है किसी को, तो हम बताएंगे ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, कार्यालय का शासन। और जो हम ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने भी बच्चे यूजी पीजी में हैं, कुछ अगर आप डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट करके आंसर्स लिखेंगे, तो ही आपके जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सकती है, डिफरेंट मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली बुक्स में थ्योरी तो बहुत लंबी लंबी लिखी है, और आजकल जो एग्जामिनर्स कॉपी चेक करें वो तो आप देख ही रहे हैं मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, इंटरनल इतने अच्छे मिल रहे हैं। मैं कुछ बोलूँगी नहीं इस पर, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कॉपी इतना भी टाइम नहीं होता है कि इतना डीपली चेक हो पाए। तो आप थ्योरी राइटिंग के बजाय कोशिश करिए जो आप अपना आंसर राइटिंग करिए उसको डायग्राम के माध्यम से दिखाइए। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो ड्रॉ करती हूँ आप उसको और मॉडिफाई करके और अच्छा करके इन्हेंस करके अपनी कॉपी पे मेंशन करिए। तो हमने इतना पढ़ा, कार्यालय का शासन हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये कार्यालय का जो शासन है वो होगा कहाँ और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ये जो कार्यालय का शासन है उसको वो जब किसी प्रतिष्ठान में किसी अधिकारी द्वारा चलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहते हैं। तो यहाँ पे जो की वर्ड है आपका वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कोई प्रतिष्ठान, उस प्रतिष्ठान को चलाएगा कौन, अधिकारी। तो ये दो चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी। इस तरह से आप साइड में या फिर कहीं किसी डायग्राम में शो कर सकते हैं कि किसी प्रतिष्ठान में को जब कोई अधिकारी चलाएगा, या ऐसे शॉर्टकट में कर दीजिए, किसी प्रतिष्ठान को
जब कोई अधिकारी चलाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, या कार्यालय के द्वारा किया जाने वाला शासन कहलाएगा। तो ये तो हमने बहुत ही शॉर्टकट में बताया कि आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बने, कार्यालय का शासन इज इक्वल टू ब्यूरोक्रेसी। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, जो मैक्स वेबर थे उन्होंने क्या किया था, जो ये ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, उसका क्या किया था, एक आइडल टाइप तैयार किया था। ठीक है, तो अभी जब हम आइडल टाइप पढ़ेंगे थ्योरी, तब हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछा जाने वाला। फिलहाल अभी हम इतना जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का एक आइडल टाइप तैयार किया था, जो हम आपको बताएंगे। उसके उन्होंने कई लक्षण बताए ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि आइडल टाइप जो होता है वो होता क्या है, एक वर्ड में अगर आप समझना चाहें तो लक्षण ही के तौर पे कह सकते हैं, और वो एक तरह से होता है एक सैद्धांतिक चित्र। इट मीन्स एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है आइडल टाइप। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, शॉर्टकट के लिए। बाकी जब मैं आइडल टाइप को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइडल टाइप का इन्होंने एक क्या किया, सैद्धांतिक चित्र तैयार किया, किसका, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का। तो वो किस तरह से बताते हैं, उसमें क्या क्या उसके लक्षण बताते हैं नौकरशाही के, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो नौकरशाही होती है वो किसी कार्यालय का शासन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कार्यालय को अपने माइंड में सेट करिए। पहला काम ये करिए, तभी आपको समझ में आएगा ब्यूरोक्रेसी। तो हम पहले एक कार्यालय का एक फॉर एग्जांपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये हमारा हो गया कार्यालय, और इसमें हमको इसका जो आइडल टाइप वेबर ने तैयार किया है उसके लक्षण को डिस्कस करना है। तो इस तरह से आप डायग्राम अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं अगर आप ब्यूरोक्रेसी को दिखाना चाहते हैं। तो हमने ये बनाया एक एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें हम आइडल टाइप के माध्यम से शो करेंगे ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसमें कुछ क्या होंगे, क्योंकि कार्यालय है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होंगे, कुछ नियम होंगे। कार्यालय को ध्यान में रखिएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। कार्यालय हमारा क्या हो गया, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, कार्यालय यूनिवर्सिटी को लिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम इस यूनिवर्सिटी हमारा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसके आधार पे हम कुछ लक्षण बना रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए और हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें जिन लोगों का भी चयन होता है उनके पास क्या होता है, एक शैक्षिक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, और उनका चयन किस आधार पे होता है, किसी प्रतियोगिता के आधार पे उनका चयन होता है। जो भी लोग क्या करते हैं, जो अधिकारी किसी कार्यालय को चलाते हैं उनका आधार कैसे होता है, उनका चयन कैसे होता है, किसी प्रतियोगिता के आधार पर चयन होता है। शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ, आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। प्रतियोगिता से चयन होता है तो उनके पास शैक्षिक योग्यता होती है। दूसरा क्या होता है, उसमें संस्तरण होता है, जो मैंने आपको वो पढ़ाते वक्त बताया था, डोमिनेशन, कुछ उच्च होंगे कुछ निम्न होंगे। और अधिकारी जो होते हैं इसके, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं या रिलेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्डर देंगे वो इनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर अपनी रिपोर्ट इनको देनी पड़ेगी। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लिखित नियम होते हैं इसमें, क्योंकि ओरल तो बात हम मानेंगे नहीं। आपने कहा कि हॉलीडे है तो हम कैसे मान लें, आपको रिटन लॉज बताने पड़ेंगे तभी हम उसको मानेंगे। तो रिटन लॉज होते हैं तभी ब्यूरोक्रेसी को माना जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें कई सारे लोग होते हैं, और इसमें पेंशन की सुविधा होती है। अभी बीच में ख़त्म कर दी गई थी, फिर लागू हो रही है, तो इसमें पेंशन का भी वो होता है कि आपको मिलेगा। दूसरा क्या होता है, इसमें प्रमोशन के अवसर होते हैं।
क्योंकि जो अधिकारी था नीचे था वो कभी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे तो नहीं आएगा, नीचे वाला जो अधिकारी है वो ऊपर जाएगा और इस तरह से यहाँ पे जो अधिकारी थे वो दूसरे और चयन होके आएंगे। तो इस तरह से इसमें प्रमोशन का अवसर रहता है। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है उसको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वेबर ने उसको क्या कहा है, पोलर नाइट कहा है। पोलर नाइट का मतलब क्या कहा है, ध्रुवीय रात कहा है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट तैयार हुए हैं हमारे। 9 की पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी का एक अलग ही रूप आपको दिख रहा होगा। हालांकि आप कोई और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही बनाएं। इसमें आपको जो भी एग्जामिनर होगा उसे पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, उसे यहीं पे ब्यूरोक्रेसी समझ में आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है। और आप चाहें तो इन 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके एक एक हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करिए तो आपका लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें आपने ये देख लिया कि क्या क्या होता है। रिटन लॉस पे फोकस होता है, इसमें मौखिक की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो और आपने देखा इसमें कि प्रमोशन के अवसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके प्रमोशन होते रहते हैं, उनको पेंशन मिलती है। और इसमें शैक्षिक एबिलिटी के आधार पर उन लोगों का चयन होता है। तो जो लोग होते हैं वो उनकी एबिलिटी अच्छी होती है, प्रतियोगिता से चयन होता है। ये सब आपको आसानी से समझ में आ गया। यहाँ पे जो की पॉइंट मैंने मेंशन किया पोलर नाइट, वो में भी कुछ लोगों को ना पता हो या फिर कुछ लोगों के लिए यूनिक हो, या फिर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पोलर नाइट का एग्जाम्पल क्या है या ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा गया, कुछ और भी पूछ के पोलर नाइट एग्जाम्पल दे सकता है। तो पोलर नाइट ध्रुवीय रात है। और इसमें जो वेबर हैं वो कहते हैं कि इस पोलर नाइट से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने सारे नियम बताए इनसे कोई बच नहीं सकता है। ब्यूरोक्रेसी में जो एक नियम लागू होगा वो सभी व्यक्तियों के लिए लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनकी जगह पे प्रमोशन होकर कोई दूसरा आता है तो उसके लिए ये नियम नहीं लागू होंगे। वो सारे नियम सभी व्यक्तियों के लिए लागू होंगे। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वेबर ने क्या कहा है, पोलर नाइट कहा है। और ब्यूरोक्रेसी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है, कार्यालय का शासन होता है और जो नियम होते हैं वो जटिल होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के नियम हैं वो एज इट, जैसे कि आप एग्जांपल में आप देखिए कि एनईपी आने के बाद जो भी नियम बनाए गए हैं वो सभी व्यक्तियों को फॉलो करने पड़ रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और वो कहते हैं, जो वेबर हैं, इसके माध्यम से हम आपको बता दें कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उन्होंने एलिनेशन की बात की है वेबर ने। क्यों एलिनेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं जो ये नियम का शासन, जो कानून का शासन होता है कार्यालय में, उसमें व्यक्ति का अलगाव हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है। तो वेबर ने जो एलिनेशन की बात की है वो किस में की है, अपने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की थ्योरी में की है। उस पर्सपेक्टिव में वो अलगाव की बात करते हैं। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि अगर कभी पूछ ले किसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो कि ब्यूरोक्रेसी से एलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे होंगे आंसर वेबर। क्योंकि एलिनेशन की बात तो मार्क्स भी करते हैं, सिमोन भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, स्टाफ भी करते हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान होगा। जॉर्ज सिमल भी एलिनेशन की बात करते हैं। तो इतने सारे लोग करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए की पॉइंट यहाँ पे ये है कि नौकरशाही में एलिनेशन की अगर बात होगी तो वहाँ पे होंगे वेबर। और उसमें इन्होंने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें नियम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये सारे नियम मैंने बताया आपको, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसकी जो विशिष्टता होती है, व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, उस ख़त्म हो जाती है, उसका ह्रास हो जाता है और व्यक्ति का अलगाव बढ़ जाता है। अलगाव क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना, जैसे एनईपी आई है अभी जो नई वाली, तो उसमें बहुत सारे ऐसे नियम थे जिसमें व्यक्ति की एबिलिटी जो है उसका किस तरह से लॉस हो रहा है वो हम बता रहे हैं। तो इसमें आप एक की पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। 10 हमारा जो
यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर था थोड़ा बड़ा हो गया। इसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत रूप से तो स्वतंत्र होता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, लेकिन नियमों से बंधा होता है, नियम से वो स्वतंत्र नहीं होता। तो ये हमारे 10 पॉइंट हो गए। तो कैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे किसी भी आप इंडिविजुअल को लेके देखिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हूँ, अपने कार्यालय में जाऊँगी और उसके बाद अपने जो भी मेरे नियम कानून हैं उनके आधार पे हम अपना काम करेंगे, तो हमारी तो फ्रीडम है हमें, लेकिन अभी इन नियमों के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। तो हमारी यहाँ पे विशिष्टता क्या हो रही है, हमारी विशिष्टता तो निकल के आ ही नहीं पा रही, क्योंकि हम इन नियमों में बंधे हुए हैं, जो हमसे कहा जाएगा हम वो करेंगे, हम अपनी एबिलिटी तो दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा वेबर ने कि नौकरशाही में व्यक्ति का जो व्यक्तिगत है वो अलगाव हो जाता है, उसको वो कहते हैं व्यक्ति का डिसइंचेंटमेंट होता है। तो जब डिसइंचेंटमेंट की बात किसी भी कोटेशन में आपको देखने को मिलेगी तो आंसर होगा आपका वेबर। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में की पॉइंट के साथ आपको बताया है कि डिसइंचेंटमेंट की बात और कोई नहीं करता है वेबर के अलावा। और वेबर कहते हैं किसी भी व्यक्ति का डिसइंचेंटमेंट कैसे होता है, अलगाव किस तरह से हो जाता है, क्योंकि वो नियमों से बंधा होता है और वो उन्हीं नियमों पे फिर काम करता है, तो वो उसकी जो खुद की एबिलिटी है वो नहीं आ पाती। आप समझिए NEP का मैंने जिक्र क्यों किया। जैसे NEP को आप देखते हैं तो पहले जो सिलेबस था वो चेंज हो गया, अभी बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतने नियम कानून इतना सारा हो गया है, प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर असाइनमेंट, उसके बाद फिर आपका देखेंगे मार्क्स चढ़ाना, ये करना, बहुत सारे, मतलब इतना सेमेस्टर में डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट था उसकी भी फ्रीडम इतनी नहीं बची जितनी पहले थी। और इसमें टीचर भी क्या होता है, वो भी परेशान हो जाता है, फिर वो क्या करता है, भाई जो सिलेबस है उसको फटाफट कंप्लीट कर लिया, ये नहीं भी कंप्लीट हो पाया तो स्टूडेंट से बोल दिया गया आप खुद पढ़ लेना या वीडियोस देख के कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं हो पाता है टाइमली तो क्या हो रहा है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विशिष्टता थी जिसकी वो बात करते हैं वो ख़त्म हो रही है, यानी डिसइंचेंटमेंट हो रहा है। और इस तरह से आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी का हमने जो आइडल टाइप बताया था, जो सैद्धांतिक चित्र तैयार किया था वेबर ने, उसको डिस्कस किया बहुत अच्छे से। और इस पे आप 6 से 7 पेज आंसर राइटिंग कर सकते हैं। की पॉइंट अगर इतने आप किसी को बताएंगे तो उसे शायद लगेगा कि हाँ, ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो बहुत अच्छी डिटेल है आपके पास। और 2-3 की पॉइंट मैंने बताए जो PGT या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको लर्न कर लीजिए। और फिर हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने के बाद बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलती हूँ। चलिए जल्दी से हम अपना ये कॉन्सेप्ट भी कवर कर लेते हैं। जब हम किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारे 2 मोटो होते हैं। एक तो ये होता है कि हमें ये पता चले ये कॉन्सेप्ट है किसका, क्योंकि कई बार ये नहीं पता होता है कि इस कॉन्सेप्ट पे भी काम हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब नहीं हो पाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये माइंड से स्किप हो जाता है। और दूसरा ये कि हमें उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये है क्या। तो जब हम पुश्तैनीवाद की बात करते हैं तो उसके पीछे यही 2 हमारे रीज़न है, तो इसको डिस्कस कर लें फटाफट। पुश्तैनीवाद की बात एक तो ये पूछा जा सकता है इन्होंने अपनी किस बुक में की है, तो वो की है इकोनॉमी एंड सोसाइटी में, क्योंकि आजकल ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है कि ये इस बात की चर्चा वो अपनी किस बुक में करते हैं। तो अगर पुश्तैनीवाद की बात होगी तो उन्होंने चर्चा की है इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि पुश्तैनीवाद होता क्या है। तो पुश्तैनीवाद में और कुछ नहीं है, जो सत्ता है वो 2 आधार पर निर्भर होती है। वो 2 आधार कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सत्ता क्या होगी, 2 आधार पर निर्भर होती है। वो 2 आधार कौन से हैं, एक तो व्यक्तिगत हो गया और एक है नौकरशाही, जो आपने अभी पढ़ा ही है। तो सत्ता इसमें 2 आधार पे काम करती है, व्यक्तिगत आधार पे और नौकरशाही आधार पे, नौकरशाही के शासन के आधार पे। तो इसमें 2 चीज़ें वेबर बताते हैं कि इसमें जो सत्ता है वो एक तो आपका प्रत्यक्ष कंट्रोल होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ साथ क्या होगा, वो शासन का
औपचारिक रूप से भी काम करता है। तो दो बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। औपचारिक आधार पर जब किसी भी शासन को हम प्रत्यक्ष कंट्रोल के साथ भी चलाते हैं तो उसको हम कहते हैं पुश्तैनीवाद। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब व्यक्तिगत आधार पे होगा तो वो प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा, और जब नौकरशाही की बात होगी तो औपचारिक हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है। अभी मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जो इसके पहले हमने पढ़ा है तो इन दोनों टॉपिक पे पढ़ा है, जिसमें हमने बताया था व्यक्तिगत आधार पर शक्ति किस तरह से काम करती है और नौकरशाही में कैसे करती है जब वो लेजिटिमेट हो जाती है। तो इन्हीं दोनों को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो वो हो जाता है पुश्तैनीवाद, या वो इससे रिलेटेड है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जो पारंपरिक अफ्रीका समाज था उसमें, और जो उच्च समाज है उसमें पुश्तैनीवाद पाया जाता था, या इसका एग्जाम्पल है। तो कहीं पूछ ले कि पुश्तैनीवाद का एग्जाम्पल बताओ या ये किस में पाया जाता था, तो पारंपरिक अफ्रीकी समाज और उच्च समाज में पुश्तैनीवाद पाया जाता था। तो इस तरह से आपने समझा कि पुश्तैनीवाद क्या होता है। वो जो सत्ता है वो दो आधार पर काम करेगी, व्यक्तिगत और नौकरशाही आधार पर करती है, जिसमें औपचारिक के साथ साथ डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है। तो उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष पुश्तैनीवाद। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ जितने जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी थोड़ा टाइम देने की नीड है। तो उस पर भी हम प्रॉपर टाइम देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम देते हैं तो निश्चित ही आपका जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आई होप आपने हमारे लेक्चर को इतना टाइम दिया है तो आप सभी की जीत निश्चित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।